हेलो छात्र, मैं सीमा शर्मा जी अंडर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। तो छात्रों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट यूनिट में आपको पढ़ा रही हूँ और इसमें आपका चैप्टर 27 है शमशेर बहादुर सिंह। तो छात्रों, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताएं। और छात्रों, इसमें आपके पाठ्यक्रम में जो सिलेबस है वो है इनका काव्य संग्रह बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी। तो दो संग्रह हैं, दो काव्य संग्रह आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें से छात्रों एक्सप्लेनेशन करने को आते हैं, व्याख्या करने को आएंगी आपको हिंदी पेपर एग्जाम में। तो छात्रों, इनसे संबंधित काल तुझसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी हम नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह के जो काव्यगत विशेषता हैं, उससे पहले हम इनके थोड़ा सा जन्म के बारे में जान लेते हैं, जिसे आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चौधरी तारीफ सिंह था और माता का नाम श्रीमती प्रभुदेई था। जब ये 9 वर्ष की अवस्था में थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था, और जिससे इनका माँ का स्नेह नहीं मिल पाया। और इनका जो गांव है वर्तमान में, इनका गांव शामली ज़िले में स्थित है, और ये अपने पिता के गांव में नहीं रहे, जो कि पिता का गांव मुजफ्फरनगर में है। तो छात्रों, इनका जो धर्मवती से विवाह हो गया था 1990 में, इनका विवाह हो गया था छात्रों। तो विवाह के कुछ समय बाद ही, लगभग 5 वर्ष बाद, इनकी पत्नी का टीबी की बीमारी से निधन हो गया, जिससे ये बहुत गमगीन हो गए। और इन्होंने अपनी पत्नी के संबंध में भी जो कविताएं लिखी, एक कविता लिखी इन्होंने, पीली शाम, जो कि प्रकृति को माध्यम बना करके अपनी पत्नी को याद करके, अपनी पत्नी के विषय में उस शाम को याद करते हुए पीली शाम इन्होंने एक कविता लिखी। तो शमशेर बहादुर सिंह जो हैं प्रगतिशील जो कवि में प्रमुख माने गए हैं, जिनमें शमशेर बहादुर सिंह हैं, और वर्तमान में इन्हें स्वतंत्रता युग के बाद का कवि माना गया है। तो छात्रों, इनकी काव्यगत विशेषता के बारे में बता देती हूँ। ये है इनकी काव्यगत विशेषता, यदि पेपर में पूछ ली जाती हैं या काव्य की विशेषता, काव्यगत विशेषता पूछी जाए, एक ही बात है। तो इनका पहला है स्वस्थ सामाजिक चेतना, अर्थात इनका मानना था कि स्वस्थ सामाजिक चेतना। शमशेर बहादुर सिंह ने सामाजिक चेतना का दृष्टिपात किया। इनके काव्य में जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा ये प्रभावित थे। इनके हृदय में दरिंदगी, शोषितों के प्रति सहानुभूति और प्रेम था, अपनापन था। कविता में इन्होंने ग्वालियर की एक खूनी शाम के बारे में वर्णन किया, जिसने एक भाव चित्र प्रस्तुत किया। इन्होंने झंडे में रोटियां बंधी हुई, जो मजदूर थे, उन्होंने लाल रंग का झंडा बांधा, और झंडे में मजबूरी में अपनी मजबूरी और निर्धनता को दिखाते हुए झंडे में रोटियां बांधी। और रोटियां बांधते हुए जो उन्होंने क्रांति की, जो शासितों के वर्गी, लेकिन उन्हें क्या हुआ, जो मानव शोषण के शोषित जो थे, शैतान जो थे, उन्हें उनकी गोलियां खानी पड़ी। तो इस तरह का जो वर्णन था, उन्होंने अपनी चेतना जागृत की और अपने अधिकार लेने के लिए गरीबों में जोश पैदा किया। तो इसलिए एक सच्चे प्रगतिशील कवि के रूप में शमशेर बहादुर सिंह ने एक जो कविता लिखी, बात बोलेगी कविता लिखी। तो देखिए, दूसरा है सामाजिक यथार्थ ग्रंथ की प्रवृत्ति। समाज का चित्रण किया इन्होंने। समाज में देखिए, इन्होंने अपने समाज के निकट इन्होंने सुख दुख को देखा, वहाँ के भेदभाव को देखा, वहाँ के रीति रिवाजों को देखा। कवि ने असंतोष, अवस्था और निराशा की प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी थी।
क्योंकि उन्होंने बचपन में माँ और पत्नी का त्याग किया था, तो उनके जीवन निराशा से भरपूर था। उन्होंने एक जो फकीर का जीवन जिया, कहा जाता है कि फकीर की तरह रहा करते थे। तो व्यक्ति में स्थान पर समाज कल्याण की कामना की है इन्होंने, और कवि ने असंतोष और जो निराशा की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए सामूहिक चेतना को जागृत किया, समाज में यथार्थ चेतना का मूल्यांकन किया और इसको दूर करने का प्रयत्न किया। तीसरा है राष्ट्र प्रेम एवं मानवतावाद। राष्ट्र प्रेम मानवतावाद के बारे में इन्होंने जो राष्ट्र के प्रति प्रेम और मनुष्यों में आपसी प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना को दूर करते हुए उनको एक जो शक्ति प्रदान की, नव चेतना जागृत की, मनुष्य के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम को बनाए रखने में, मानवता स्थापित करने में इन्होंने अपनी कविताओं में संदेश दिया। और उन्होंने कहा, भारत की आरती देश देश की स्वतंत्रता देवी, आज अमित प्रेम की उतारती। तो अगला पॉइंट है छात्रों, कुंठित प्रेम, अर्थात जो शमशेर बहादुर सिंह हुए, उन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी, प्रयोगवादी कविता की ये विशेषता रही है। निराशावादी कवि रहे हैं ये। तो शमशेर की कविता में ये काम अवस्था और प्राधान्य दृष्टिपथ होता है। छायावादी कवि में कल्पना लोग और कवियों के लिए यह संभव न था। उन्होंने कल्पना के सतरंगी अवतारणा को हटाते हुए यौन वासनाओं का नग्न रूप चित्रित किया, क्योंकि ये फ्रायड की काम वासना में अटूट आस्था नहीं थी इनकी। फ्रायड से ये जो फ्रायड का नियम है, काम सिद्धांत का जो नियम है, उसमें इनकी अटूट आस्था रही। तो इसलिए इनका जो प्रेम था कुंठित प्रेम था। प्रकृति चित्रण, तो छात्रों इनका प्रकृति के जो अगाध प्रेम था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति से प्रभावित होकर के इन्होंने एक पीली शाम अपनी पत्नी को याद करते हुए लिखा, और उसमें प्रकृति के माध्यम से ही अपनी पत्नी के स्वरूप और उनकी जो अचेतन अवस्था थी उसका उन्होंने वर्णन किया। एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता शांत, प्रकृति के माध्यम से किया। और देखिए इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से किया, भौर का नव राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इन्होंने शाम का सुंदर ऐसे वर्ण किया जैसे नई राख और चूल्हे को मार दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तो इन्होंने प्रकृति के माध्यम से बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो छात्रों फिर है इनका सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध में देखिए इनके सामने ये कहीं कहीं कविताओं में इनकी जो मतलब पंक्तियां हैं उनमें सुंदरता का वर्णन किया गया है। जैसे जूही की कली से प्रेरित होकर के इन्होंने गुलाब को लेकर उनका भाव क्षेत्र का सुंदरता का वर्णन किया है। इसलिए आलोचकों ने गुलाब का कवि भी कहा है इनको। शमशेर बहादुर सिंह को गुलाब का कवि भी कहा है इनको। अब है निराशावाद। निराशावादिता, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रगति काव्य निराशावाद का प्रयोगवादी कवियों की विशेषता रही है। प्रयोगवादी कवि के रूप में शमशेर ने मध्य वर्ग जीवन में जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके हताश होकर के उनके जीवन को जब देखा, उनके जीवन का दृष्टिकोण इन्होंने जो देखा कि वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह की यात्राएं झेलते हैं, उन्होंने निराशा और वेदना का सुंदर चित्रण खींचे, अपनी कविताओं में निराशा को दिया। उनके सुंदर सामने मध्य वर्ग और उन्होंने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों को सराहना की। दोनों को किया कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग की किस तरह जो उच्च नीच की भावना है, जो कमजोर व्यक्ति आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं उनको किस प्रकार रखा जाता है, इसके फलस्वरूप कुंठा, निराशा और वेदना झेलनी पड़ती है। तो इस तरह समाज में उन्होंने बहुत सारी यातनाओं को झेला जिससे वे निराशावादी कवि भी कहलाए। तो इनके काव्य की देखिए, इनके काव्य में जो विशेषता रही है, इन्होंने उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है और इनकी जो भाषा है उसमें जो जन सामान्य जीवन के जो शब्द हैं उनको भी इन्होंने लिया है।
तो और भी फारसी प्राचीन शब्दों का ये जो प्रयोग किया है इन्होंने, और इनकी जो शैली रही है परंपरागत शैली है, प्रतीकात्मक शैली है, चित्रात्मक शैली में इन्होंने वर्णन किया है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, प्रयोगवादी विशेषताएं हैं इनकी। प्रयोगवादी विशेषताएं में छात्रों ये है विचारधारा से मुक्ति, अर्थात ये परंपरागत विचारधारा के विरोधी थे। नई विचारधारा से मुक्त होकर के अपने जीवन में नया उत्साह भरने, नए रीति रिवाजों, नए संस्कृति को धारण करने के लिए इन्होंने सभी जन चेतना को प्रोत्साहित किया। सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण, सत्य के लिए अर्थात देखिए इन्होंने सत्य जीवन जीने के लिए, सत्य के लिए इन्होंने जीवन जीने के लिए इन्होंने जो बताया कि हमें एक कैसा जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार का जीवन जाना चाहिए, सच्चाई के लिए जीवन जाना चाहिए, और एक खोज की, अर्थात इन्होंने प्रत्येक मनुष्य को एक ऐसा जीवन जीने के लिए उत्साहित किया जिसमें न झूठ हो, फरेब हो, न भ्रष्टाचार हो। व्यक्तिवाद को, अपने आप को एक दृष्टिकोण मानते हुए इन्होंने व्यक्ति को विश्वास के द्वारा जीतने के लिए बात कही। यथार्थ दृष्टि अर्थात उन्होंने यथार्थ वर्तमान में अपने जैसे हो वैसे जीने का संदेश दिया। काव्य भाषा जो इनकी भाषा है सरल स्वभाव सहज भाषा है। प्रतिबिंबों का इन्होंने विधान किया है, प्रतीकों का विधान लिया है और चित्रात्मक बिंब बीजों प्रस्तुत किया है इन्होंने। तो छात्रों इनसे संबंधित शमशेर बहादुर सिंह से संबंधित जो इनकी काव्य में प्रयोगवादी विशेषताएं आती हैं उनके भी पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। तो छात्रों यदि प्रगतिवादी विशेषताएं पूछी जाएं तो आप उसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं, और जैसे कि मैंने इनके बारे में बताया है इनके आप अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐतिहासिक चेतना के बारे में, सामाजिक यथार्थ के बारे में, परिवेश और प्रकृति के प्रति लगाव के बारे में, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में, मानवीय संबंधों में समानता और भविष्योन्मुखी दृष्टि। इन्होंने भविष्य के प्रति किस प्रकार अपना भविष्य को संभालते हुए जीवन जीने की बात कही है। रूप तथा शिल्प को महत्व, भाषा के संप्रष्टता, छंद, लय और मुक्त छंद इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो छात्रों मैंने शमशेर बहादुर सिंह के बारे में मैंने आपको ये सारी बातें बताई। अब है देखिए आपका 28 चैप्टर है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इनका जो जन्म है 1 सितंबर 1933 को बिजनौर में हुआ था। उनकी मृत्यु 43 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 31 दिसंबर 1975 को इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हृदयघात के कारण इनको दौरा पड़ा। एक कंठ विस्पाई एक इनकी रचना रही थी, एक कंठ विस्पाई। तो देखिए दुष्यंत कुमार जी जो हैं वो बहुत जो नवादा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा में हुआ था इनका जन्म, और इनका विवाह राजेश्वरी त्यागी के साथ हुआ था। इलाहाबाद में इन्होंने एमए किया था। हिंदी से प्राप्त आकाशवाणी में भोपाल केंद्र में नौकरी की। जो दुष्यंत कुमार का जो साहित्य जीवन रहा उसी दौरान इन्होंने गज़ल और नाटक लिखी, लेकिन दुष्यंत कुमार जो हैं गज़लकार के रूप में विख्यात हैं। तो छात्रों दुष्यंत कुमार के बारे में एक जो मूवी है मसान, उसमें इनकी जो बहुत सुंदर रचना है वो उसमें गाई गई है। तो दुष्यंत कुमार बहुत सुंदर गज़लकार, और इनकी लोकोक्तियाँ, इनकी जो गज़लें हैं उन्हें हम दैनिक जीवन में व्यवहार में लाते हैं, बोलते हैं। इनकी जो गज़लें हैं उनकी जो पंक्तियाँ हैं उनको हम कहावतों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दुष्यंत कुमार का नाम गज़लकार के रूप में आता है। तो छात्रों अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में दुष्यंत कुमार जो हैं उनकी जो गज़ल हैं वो कौन कौन सी गज़ल हैं। तो देखिए वो है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में जो है वो है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। दूसरा है कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। तो इसमें इन्होंने एक प्रासंगिक विषय को, प्रासंगिक
विषय को, एक अप्रासंगिक विषय को प्रसंगता के रूप में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और कहाँ तो था चिरागा हर एक घर के लिए, तो इसमें स्वतंत्रता के बाद की स्थिति का वर्णन किया है कि ये वादा किया गया था कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो उस समय हमारे देश में चारों तरफ उजियाला होगा, लेकिन बाद में जो वहाँ की राजनीति हुई, वहाँ के जो जनजीवन हुआ वो बहुत बेकार हुआ, कुछ भी किसी को हासिल नहीं हुआ। इस तरह की उन्होंने अपने जो साहित्य में बात की है। दुष्यंत कुमार जो हैं वो कवियों में जो इनका गज़लकार के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान है इनका। तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो हैं सूर्य की बारात, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए बन के बसंत। और नएक इनका नाटक है एक कंठ पिसवाई, जो कि एग्जाम में एक कंठ पिसवाई रचना पूछ ली जाती है कि ये किसकी रचना है। छात्रों इसको याद कर लेंगे। और नाटक है और मसीहा मर गया। एक कहानी है इनकी मन के कौन। तो छात्रों इनकी रचनाओं को आप याद कर लेंगे। दुष्यंत कुमार की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके बारे में बताऊंगी मैं। तो यह है रूढ़ियों से उपजा युगबोध, अर्थात वो ऐसे प्रसंगों की कविता के विषय बनाते थे कि जिनमें रूढ़िवादिता, जो हमारे यहाँ जो जर्जर रूढ़िवादी पौराणिक कथाएं, धार्मिक आख्यान, मान्यताओं, परंपराओं, उनको जो समेटते हुए उन्होंने उनमें बुराइयां देखते हुए अच्छाई का बोध ढूंढते हुए उसमें दिया, मर्यादाओं को जो रखते हुए इनकी जो कविता होती थी उनमें तर्क संगत रूप प्रस्तुत किया इन्होंने। अप्रासंगिक को प्रासंगिक रूप बनाया। ये इनकी काव्य की विशेषता रही कि अप्रासंगिक रूप को इन्होंने प्रासंगिक रूप बना करके प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। और इन्होंने ऐसे काव्य की रचना की जिन्होंने अपनी कवि प्रतिभा के युग युग का समन्वय दिया है। जैसे इनकी एक कंठ पिसवाई जो रचना है उसमें इन्होंने शिव पुराण के माध्यम से सतीदाह का मतलब जब शिव जी पार्वती अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए चली गई थी तो उनके पिता जो थे राजा दक्ष, उन्होंने यज्ञ किया था। तो उनमें जब अपने पति शिव जी को उन्होंने अपमान देखा शिव जी का, तो वो उसी हवन कुंड में कूद गई। एक कंठ पिसवाई में उन्होंने सतीदाह का वर्णन किया है। अब है दर्द की अभिव्यक्ति। दर्द की अभिव्यक्ति में उन्होंने देखिए अपनी पत्नी के, पहले अपनी माँ के दर्द को सहा और फिर उन्होंने अपनी पत्नी के दर्द को सहा। इन्होंने उनके दर्द को सहते हुए जनता की अभिव्यक्ति की, अर्थात अपने दर्द को तो छिपाया, लेकिन जब उन्होंने जनता के मुखातिब हुए, जनता के सामने आए, वहाँ के दुख दर्द को देखा तो उससे प्रेम जनित होकर के समसामयिक समस्याओं को उन्होंने उपजाया। और उन्होंने उपजा करके कहा, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है तेरे बहस के मददुआ जो है वो दिल्ली में आ गए हैं। उन्होंने वहाँ के राजा जो आए थे, दिल्ली पर शासन किया था, तो उन्होंने मदद के रूप में गुहार लगाई थी। तो उस समय का उन्होंने वर्णन किया। जीवन की व्याख्या, जीवन की महत्वाकांक्षा से भरा है उनका। और उन्होंने जो स्वयं को अपने भीतर योग्यता को जुटा नहीं पाते और अपनी कुंठाओं को परिणित करके अपनी कुंठताओं में असंतोष जन्म लेता है। उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य कुंठाग्रस्त हो जाता है, मनुष्य के अंदर एक बुरी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है या उसका मन सही नहीं होता है, तो उसके अंदर निराशा की भावना बढ़ जाती है और इस असंतोष जन्म लेता है, जिससे वो अपने जीवन को सही से नहीं जी पाता। तो अगला है खंडित जीवन मूल्यों के प्रति चिंता। जीवन की व्याख्या, जीवन की व्याख्या से उन्होंने अपने जीवन जीने का तरीका बताया कि हमें किस प्रकार कुंठाओं से निराश होकर के उनको दूर करके जीवन जीना है। खंडित जीवन मूल्यों के प्रति चिंता, हमारे जो मूल्य खंडित हो गए, अर्थात आपकी जो युवा पीढ़ी है प्राचीन बहुमूल्य अपनी संस्कृति धरोहर के रूप में हम पीढ़ी दर पीढ़ी देते हैं, उसके जो आज के नौजवान हैं, आज की युवा पीढ़ी उसको धारण नहीं करती है, उसके प्रति चिंता जताते हुए उन्होंने अपने काव्य को लिखा है। जर्जित परंपराओं का विरोध, अर्थात उन्होंने जो हमारी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, जो खंडित परंपराएं हैं, उनके प्रति उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी बुरी परंपराओं को हमें दूर कर देना चाहिए, उन्हें जला देना चाहिए, उनको दूर कर देना चाहिए।
और इसके माध्यम से उन्होंने जो अप्रासंगिक परंपराएं हैं उनको फेंककर प्रासंगिक बातों को ग्रहण करने की बात कही है। और उन्होंने कहा है, लपट आने लगती है अब हवाओं में, औसरे हैं छप्पर फेंक दो तुम भी। तो इस तरह छात्रों इन्होंने जो अपने जीवन से संबंधित भावनाओं से बहक करके भावनाओं में आकर के अपने काव्य को लिखा है, दुख की महत्ता का प्रतिपादन किया है, निराशा और आशा में बदलता रूप दिया है, समाज में व्याप्त बुराइयों से घृणा चिंता व्यक्त की है इन्होंने, युद्ध और हथियारों की होड़, स्वतंत्रता की अवामस पर छोड़ प्रकट किया है। स्वतंत्रता के बाद जो वहाँ की अवस्था थी, स्वतंत्रता तो अवस्था पर की स्वतंत्रता के बाद हर घर को एक नया जो दिशा मिलेगी, सब हर घर के चिराग मिलेगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो इस प्रकार दुष्यंता के गजलों का विषय क्षेत्र भी मैंने आपको इसमें पॉइंट दिए छात्रों, तो आप इनको देख लेंगे और बहुत सुंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। देश के नेतृत्व के प्रति आक्रोश, देशभक्ति की प्रेरणा, आम आदमी की पीड़ा का उन्होंने वर्णन किया है, अभिव्यक्ति की है अपनी गजलों में। संविधान की आड़ में देख रेख में फटे हाल बनाए रखने के प्रति चिंता की है। भ्रष्टाचार से क्षुब्ध उम्मीद की गज, असफलताओं के बीच आस्था का संबल, व्यवस्था परिवर्तन के लिए व्याकुल, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुखरता आवश्यकता। और इस तरह से उन्होंने जो दी है ये गजलों के माध्यम से। तो छात्रों इसके जो पॉइंट हैं उनमें देखिए, संतोष की सीख, भगते हुए राह दिखाने की गजल है, घोर निराशा और अवसादता की गजल लिखी है इन्होंने। मैंने गजलों की विशेषता बता दी है छात्रों, इनसे गजल के संबंधित मैंने आपको ये पॉइंट दिए हैं, इनसे आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो हिंदी के आरंभिक गजलकारों के नाम हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयसिंह प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह। तो छात्रों ये आपका 8th यूनिट पूरा हो गया है। तो छात्रों मैं आपसे कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। यही विराम देती हूँ, धन्यवाद।